Hello and Namaskar. This is Rishabh Singh and you are watching Shri Ram Sai IAS. We are running an initiative for your UPSC mains preparation. The initiative is one PYQ a day, जहाँ पर हम मेंस के जो PYQs हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. एंड टुडेज सब्जेक्ट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस. तो इंटरनेशनल रिलेशंस GS2 का पार्ट है. जो सीरीज़ है ये हमारी जो PYQs है वो हम 2024 को अभी टैकल कर रहे हैं. 2024 कंप्लीट होगा, फिर 2023, 2022 एंड सो ऑन. तो 2024 GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में जो क्वेश्चन आया था उसको होलिस्टिकली समझने की कोशिश करेंगे. क्या अप्रोच होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे, हाउ यू इंट्रोड्यूस योर आंसर, बॉडी कैसे होगी, कंक्लूड कैसे करेंगे, इन सब पर डिस्कशन होने वाला है. तो स्टार्ट करते हैं सेशन को. सो जो क्वेश्चन है वो ये है, द वेस्ट इज फॉस्टरिंग इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइनाज सप्लाई चेन and as a strategic ally to counter China's political and economic dominance. Explain this statement with examples. Statement दे दिया है आपके सामने. ये जो क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स का है, ठीक है, और जो वर्ड लिमिट है वो 150 है. तो हमें सबसे पहली चीज़ ये देखनी है, क्योंकि चाइना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सप्लाई चेन, काफ़ी सारे टर्म्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स, तो हमें इस लिमिट को पार नहीं करना है. हमें अपने आंसर को कंसाइज करना है और उसके लिए आपको इस क्वेश्चन की कोर डिमांड को समझना होगा. क्या कह रहा है क्वेश्चन? द क्वेश्चन गोज लाइक, द वेस्ट इज फॉस्टरिंग इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइनाज सप्लाई चेन. यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जिसमें यूएस भी आ रहा है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज आ रही हैं, वो क्या कर रही हैं, वो इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव की तरह देख रही हैं, ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव की तरह देख रही हैं, फॉस्टर कर रही हैं, सो दैट आज की डेट पर जो चाइना पर डिपेंडेंसी बन चुकी है व्हेन इट कम्स टू सप्लाई चेन, ठीक है, इसको रिड्यूस किया जा सके. एंड अगर ये रिड्यूस होगा, जो सप्लाई चेन की डिपेंडेंसी है, इससे क्या हो जाएगा, इससे इंडिया जो है एक स्ट्रैटेजिक एलाई की तरह, ठीक है, एक स्ट्रैटेजिक एलाई रहेगा जो कि चाइना के पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस दोनों को काउंटर करेगा, ठीक है. और इसे हमें एक्सप्लेन कैसे करना है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स. तो हमें तीनों सिनेरियो, जो 3 टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है, चाइना की जो सप्लाई चेन है किस तरीके से वो रिड्यूस हो रही है, क्या क्या कोलैबोरेशंस चल रहे हैं, हमें उसका एग्जांपल देना है. एंड इसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट ये है कि किस तरीके से पॉलिटिकल डोमिनेंस और जो इकोनॉमिक डोमिनेंस चाइना ने सेटअप कर ली है, चाहे हम किसी भी रीजन की बात कर लें, उसे काउंटर किया जाएगा. तो ये आपका कोर है. तो डिमांड क्या है, 3 आपको टर्म्स पता है. सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, इसमें जो भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उसके हमें एग्जांपल्स देने. यहीं पर करंट अफेयर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये तो पता है सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, चाइना पर डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता होगा कि कब क्या MOU साइन हो रहे हैं, कब कहाँ कौन से इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, तो आप एग्जांपल्स में लिखोगे क्या. इस वजह से न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन रीडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर किस तरीके से पॉलिटिकल डोमिनेंस, ठीक है, किस तरीके से पॉलिटिकल डोमिनेंस एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस को काउंटर किया जा रहा है, इसमें भी जो भी इनिशिएटिव्स हैं उसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे. तो ये आपका पूरा डिमांड हो रहा है. अब थोड़ा सा मैं आपको बियॉन्ड दिस क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वर्ड लिमिट नहीं है. मैं आपको इस क्वेश्चन के बियॉन्ड भी चीजें समझाऊंगा सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए, ठीक है. 2016 में ये अंडरस्टैंडिंग वेस्टर्न कंट्रीज में आना शुरू होती है कि यार चाइना पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. ये एग्रीगेट होती है 2018 में, जब डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वो चल रहा होता है और ट्रेड वॉर शुरू हो जाती है बिटवीन USA एंड चाइना. एंड जो फाइनल रियलाइजेशन है वो आती है कोविड में, इन द ईयर 2020. कोविड में चाइना ने स्ट्रिक्ट जीरो कोविड की पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है, जहां पर सब कुछ बंद कर दिया था. एंड तब रियलाइजेशन हुआ कि किस तरीके से सप्लाई चेन्स में इशू आ रहे हैं. तो अंडरस्टैंडिंग 2016 से आना स्टार्ट हो चुकी थी. ये रियलाइजेशन 2020 में हो गया कि अब जो है हमें चाइना पर, वेस्टर्न कंट्रीज को अपने चाइना पर डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है. एक तो क्या हो रहा था कि सप्लाई डिपेंडेंसी, तो सप्लाई चेन काफी ज्यादा चाइना पर डिपेंडेंट था ही. साथ ही साथ क्या हो रहा था कि जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं वो इतने चीप रहते थे, वो जब इंपोर्ट होकर मार्केट में आते थे, वेस्टर्न कंट्रीज के मार्केट में आते थे, तो क्या होता था कि जो भाई लोग तो
हर जगह के लोग सेम होते हैं, जहां भी उनको कम प्राइस मिलेगा वो उसी प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे। इसी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज में भी हो रहा था। यूएस की बात कर ले, यूके की बात कर ले, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की बात कर ले कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को प्रेफर किया जाता था। तो इससे क्या हो रहा था, जो जैसे आज की डेट में यूएसए क्यों कह रहा है कि मुझे सैंक्शंस इंपोज करने हैं, मुझे ट्रेड टैरिफ्स इंपोज करने, क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंपैक्ट हो चुकी है। जब इंपोर्ट के प्रोडक्ट्स पर डिमांड आने लग जाएगी तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पर डिमांड नहीं आएगी। जब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पर डिमांड नहीं आएगी तो अल्टीमेटली उस कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग हैम्पर होगी। तो पहला रियलाइजेशन हुआ डिपेंडेंसी। दूसरा यह हुआ कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंपैक्ट हो रही, क्योंकि हम तो इंपोर्ट किए चले जा रहे हैं। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट रीजन था, स्पेशली आपका यूरोपियन यूनियन और यूके में, उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि चाइना की कुछ बड़ी कंपनीज ने एक्विजिशंस काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर में भी एक्वायर कर लिए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो एजुकेशन हो, ठीक है, एनर्जी सेक्टर हो। तो इस वजह से ये सब ऐसे 2-3 रीजंस थे जहां से रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार, वी नीड टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन चाइना। एंड यहां से कॉन्सेप्ट आता है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड चाइना +1 स्ट्रैटेजी। ये सब आपको लिखना नहीं है, मैं आपको पूरा एक बैकग्राउंड बता रहा हूं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन के बियॉन्ड चीजें क्या है। फिर क्वेश्चन पे बता दूंगा आपको कि आपको इंट्रोडक्शन में एज इट इज क्या लिखना है। चाइना +1 स्ट्रैटेजी का मतलब यह है कि चाइना के बियॉन्ड हमें और कंट्रीज पर फोकस करना होगा। एंड उसमें 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज आई, इंडिया एंड वियतनाम। हालांकि यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि क्या इंडिया ने प्रॉपर चाइना +1 स्ट्रैटेजी को अवेल किया या नहीं किया। ये एक और क्वेश्चन बन सकता है, बट हमारा भी जो डिस्कशन है वो इसी के अराउंड रहने वाला है। क्लियर हो गया? तो ये एक बैकग्राउंड आपका क्वेश्चन का बनता है, जहां पर जो क्वेश्चन है कि डिपेंडेंसी कहां से शुरू हुई, क्वेश्चन से नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बियॉन्ड क्वेश्चन भी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको स्टार्ट करना रहता है किसी भी आंसर को, आप जब स्टार्ट करोगे ना तो आपके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू राइट इंट्रो, इंट्रो के बाद यू हैव टू राइट बॉडी। बॉडी में क्या है, कोर ऑफ द क्वेश्चन क्या है, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, उसका पॉलिटिकल डोमिनेंस, इकोनॉमिक डोमिनेंस कैसे रिड्यूस हो रहा है या कैसे रिड्यूस किया जाएगा, ये प्लानिंग है, इस इंडिया को फॉस्टर किया जा रहा है। तो इसमें आपको एग्जांपल लिखने होंगे सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के, पॉलिटिकल डोमिनेंस के, इकोनॉमिक डोमिनेंस के। इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, पॉलिटिकल डोमिनेंस एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। तो इंट्रो, बॉडी ऑफ द आंसर, एंड लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे, या जिसे हम वे अहेड भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम वे अहेड भी कहते हैं। तो ये आपके आंसर राइटिंग का बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। लोग इसी को नहीं फॉलो करते हैं, इंट्रो में कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड इसमें एक और, इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज देखनी है कि ये वर्ड लिमिट सिर्फ 150 वर्ड्स है। तो आपको बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दे देना है। आप ये चीजें नहीं बताएंगे कि 2016 से रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, फिर 2018 में ट्रेड वॉर हो गया, फिर 2020 में कोविड-19 आया, ठीक है, फिर चाइना +1 स्ट्रैटेजी आई। चाइना +1 स्ट्रैटेजी क्या है, इस तरीके से आप नहीं बताएंगे तो पता लगा आपका 150 वर्ड का इंट्रोडक्शन ही हो गया। नहीं, यू हैव टू लिमिट योर इंट्रोडक्शन, यू हैव टू कंसोलिडेट योर इंट्रोडक्शन, यू हैव टू कंसाइज योर इंट्रोडक्शन, ठीक है। बेसिक्स इंट्रोडक्शन में आपको बता भी देता हूं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक्स इंट्रोडक्शन है, जहां पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। यूएस एंड चाइना ट्रेड वॉर एंड कोविड-19 पैंडेमिक, दिस इज पैंडेमिक, is fundamentally altered the global trade patterns, revealing critical supply chain vulnerabilities. So in recent times the West is seeking a China +1 strategy. 2 लाइन का इंट्रोडक्शन है, कंसाइज है, आपने चाइना +1 स्ट्रैटेजी की नाम भी आपने ऐड कर दिया, आपने यूएस एंड चाइना ट्रेड वॉर का एंगल भी ऐड कर दिया, आपने कोविड-19 पैंडेमिक का भी एंगल ऐड कर दिया। इससे क्या रियलाइजेशन हुआ कि भैया देयर आर क्रिटिकल इश्यूज इन सप्लाई चेन, देयर आर क्रिटिकल इश्यूज इन सप्लाई चेन, एंड इसी को रिड्यूस करने के लिए चाइना +1 स्ट्रैटेजी आई। खत्म, कंसाइज आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, कंसाइज आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बॉडी की तरफ चलते हैं, जहां पर हम पहला जो है एस्पेक्ट वो है सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, कि किस तरीके से इंडिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, या जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो फॉस्टर कर रहा है, इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहा है कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई हो सके। भाई हमें मल्टीपल सेंटर्स चाहिए, हमें एक ही सेंटर नहीं चाहिए। सो इसमें देखिए आज की डेट में हम सोलर पैनल्स की बात करें, हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, हम रेयर मिनरल्स की बात करें, हम
फार्मास्यूटिकल्स जो दवाइयां होती है, जो उसमें एपीआई कंपोनेंट होता है, इन सब की अगर हम बात करें तो चाइना का डोमिनेंस है, चाइना का डोमिनेंस है। ठीक है, तो इसी वजह से ये सब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, ये सब कुछ ऐसे आपके एस्पेक्ट्स हैं जिस पर एमओयूज, जिस पे कोलैबोरेशंस अगर आप हाईलाइट करोगे ना तो आपके आंसर में एक जिसे क्या कहते हैं, डेप्थ आ जाएगा। जैसे आप कोट कर सकते हैं कि यूएसए एंड इंडिया जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में, एंड आप स्कीम का नाम अगर लिख दोगे तो ये और एडेड एडवांटेज हो जाएगी, अंडर चिप्स एक्ट। ठीक है, अंडर चिप्स एक्ट। फिर आपका एमओयू भी दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है। ठीक है, सेमीकंडक्टर की सप्लाई से ही रिलेटेड, establishing supply chain and innovation when it comes to semiconductors, क्योंकि उसमें क्लियरली दिया है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन दिस विद एग्जांपल्स। फिर आपका क्या है कि एमओयू ऑलरेडी आपका साइन हो चुका है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए ऑन मिनरल्स सप्लाई चेन्स, मिनरल सप्लाई चेन्स। और इस एमओयू का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई द सप्लाईज ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। क्लियर हुआ? तो पहला कोलैबोरेशन या पहला एग्जांपल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताएंगे, आप सब चीजें नहीं बताएंगे, क्योंकि यू हैव टू रिस्पेक्ट द वर्ड लिमिट एंड द वर्ड लिमिट इज 150। तो ऐसा नहीं कि आप 10-10 एग्जांपल दे रहे हैं, आप 3-4 भी दे देंगे तो इट इज वेल एंड गुड। और इससे अगर आप बॉक्स बना देंगे कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, आपने एक डायमेंशन इधर दिखाया, डायमेंशन इधर दिखाया, ठीक है, एक इधर दिखाया, एक इधर दिखाया, तो और ज्यादा वो टाइम भी आपका बचाएगा और अट्रैक्टिव भी लगेगा। क्लियर हो गया? तो वी आर डन विद ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, यूएस और इंडिया। फिर यूएस और इंडिया ने एमओयू साइन किया आपका मिनरल सप्लाई चेन से रिलेटेड। फिर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो सके उसके लिए क्या हो रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो एक टाइम पर अपना मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना में सेटअप करी हुई थी, अब वो वहां से निकल रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एप्पल, ठीक है, एप्पल अपना बड़ी स्ट्रांगली मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में सेटअप कर रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही न्यूज़ आई थी, फरवरी मार्च की न्यूज़ थी कि जो 2023 फाइनेंशियल ईयर था उसके कंपेयर में एक ज़बरदस्त जंप आया है जो एप्पल के एक्सपोर्ट्स में, जो कि मेड इन इंडिया बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं, चाहे हम आपका सेमीकंडक्टर की बात कर लें, हम चाहे क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर लें, हम चाहे मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट की बात कर लें, ये क्या काम कर रहे हैं। ये इन सब एमओयूज का ऑब्जेक्टिव है, सिंपल ऑब्जेक्टिव है दैट वी नीड टू रिड्यूस आवर वेस्ट इज नीड टू, हालांकि इंडिया का भी ये स्टांस है बट अभी हमारा फोकस वेस्ट पर है। ठीक है, तो वेस्ट जो है वो इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहा है सो दैट सप्लाई चेन की डिपेंडेंसी यूएसए चाइना पर रिड्यूस हो सके। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पार्ट हुआ आपका, द वेस्ट इज फॉस्टरिंग इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना सप्लाई चेन एंड एज अ स्ट्रैटेजी, ठीक है, एंड एज अ स्ट्रैटेजी टू काउंटर चाइनाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। तो ये जो सप्लाई चेन की डोमिनेंस है चाइना की, जब ये रिड्यूस होगी तो ये एक और स्ट्रैटेजी है जहां पर चाइना की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस को भी जो वेस्ट है वो काउंटर करेगा थ्रू इंडिया। क्लियर हो गया? तो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, या ये एक स्ट्रैटेजी भी है कि एक तो सप्लाई चेन वाला इशू रिजॉल्व होगा प्लस जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस है चाइना का वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अब हम पॉलिटिकल डोमिनेंस की बात करते हैं क्योंकि सब में एग्जांपल की बात करी गई है। ठीक है, सबसे पहले इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, इंडिया और यूएस दोनों का ये सिंपल स्टांस है कि भैया जो इंडो पैसिफिक है वो फ्री और ओपन है। फिर इंडिया और यूएस चाइना पर बिल्कुल कन्वर्ज करते हैं, बिल्कुल थॉट प्रोसेस सेम है कि इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है चाइना। ठीक है, वो है चाइना। इसी के साथ साथ क्वाड का फॉर्मेशन हुआ है एंड ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि क्वाड कोई भी मिलिट्री अलायंस नहीं है, कोई भी मिलिट्री अलायंस नहीं है। क्वाड का काम यह है कि वो रीजनल स्टेबिलिटी को, इंडो पैसिफिक में रीजनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक, ठीक है, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा। ठीक है, प्रमोट करेगा। अब आप एग्जांपल्स दे रहे हो पॉलिटिकल डोमिनेंस में किस तरीके से वेस्ट और इंडिया जो है, यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, वो आपका कोलैबोरेट कर रहे हैं। फिर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है। ठीक
ठीक है, ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। इस फ्रेमवर्क का काम ये है, ये ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडो पैसिफिक में रेजिलियंस को प्रमोट किया जा सके, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया जा सके, एक्सक्लूसिवनेस को प्रमोट किया जा सके, फेयरनेस को प्रमोट किया जा सके। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा है साउथ चाइना सी में किस तरीके से चाइना जो है वो अपना डोमिनेंस दिखा रहा है, डोमिनेंस नहीं, वो अग्रेशन दिखा रहा है। ये लाइन पार हो रही है, 9 डैश लाइन है, इसके इधर जो सब आइलैंड्स आ रहे हैं मेरे हैं। ऐसे नहीं चलता भाई, ऐसा नहीं है। इंडो पैसिफिक में रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए। ये सारी चीजें कहाँ? ये सारी चीजें डायरेक्ट हो रही हैं टुवर्ड्स काउंटरिंग दी पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ चाइना व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक। G7 प्लेटफॉर्म दुनिया की 7 मेजर इकोनॉमीज का समिट होता है G7। चाइना बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, G7 प्लेटफॉर्म पर चाइना को इनवाइट नहीं किया जाता है, बट इंडिया को रेगुलरली इनवाइट किया जाता है। इंडिया एंड कनाडा के रिलेशनशिप्स बिटर हैं, स्ट्रेंड हैं, उसके बावजूद भी जो कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी को फॉर्मल इनविटेशन दिया एंड वो इनविटेशन एक्सेप्ट भी किया गया। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जहां पर 7 मेजर इकोनॉमीज हैं एंड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी को नहीं बुलाया जा रहा है, बट इंडिया को रेगुलरली समिट में बुलाया जा रहा है, रेगुलरली समिट में बुलाया जा रहा है। प्रॉपर बायलैटरल समिट्स होते हैं, मीटिंग होती है, हर एक चीज होती है जहां पर इंडिया जो है इंडिया G7 में अटेंड करता है। फिर अगर हम फ्रांस की बात करें और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका स्टांस ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट बिल्कुल मिलनी चाहिए। इंडिया का सिंपल स्टांस रहा है कि भैया यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था 1945 के अराउंड, तब की कंडीशन या तब की जियोपॉलिटिकल कंडीशन 2025 की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस में जमीन आसमान का अंतर है। इस वजह से रिफॉर्म्स की जरूरत है यूनाइटेड नेशंस में। एंड एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट होने के बावजूद भी सिर्फ एक कंट्री पूरे एशिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है, दैट इज चाइना। दैट्स व्हाई इंडिया का स्टांस ये है कि लाइक माइंडेड कंट्रीज जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनको भी परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, और जिसको फ्रांस सपोर्ट करता। आप थोड़े महीने पहले स्टेटमेंट आया था फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने यह कहा था कि फ्रांस सपोर्ट द बिड फॉर इंडिया टू ऐड एज अ परमानेंट मेंबर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें चाइना वो ब्लॉक कर देता है, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इंडिया एज अ परमानेंट मेंबर जा रहा है तो डेफिनेटली पॉलिटिकल डोमिनेंस जो एशिया का एक ही कंट्री है वो चीज फिर वो हैम्पर होगी। फिर नेवल कोऑपरेशन जहां पर मालाबार एक्सरसाइज होती है विद क्वाड कंट्रीज। तो ये सब आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से पॉलिटिकल डोमिनेंस को काउंटर किया जा रहा है। लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डोमिनेंस। इंडिया यूएस का बायलैटरल ट्रेड, ये सब आप एग्जाम्पल में लिखेंगे, ठीक है। इंडिया यूएस का बायलैटरल ट्रेड 2024 में $118.2 बिलियन पर था। टारगेट ये रखा गया है दोनों इंडिया एंड यूएस के बीच में कि इस नंबर को $500 बिलियन तक पहुंचाना है। दैट मींस कि ट्रेड का नंबर बड़ी तेजी से बढ़ाना है, और ये बहुत अच्छी बात भी, क्योंकि इंडिया जो है वो ट्रेड सरप्लस एंजॉय कर रहा है। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, बट मैं आपको बता रहा हूं। फिर अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन इंडिया के लिए सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। कुछ ट्रेड बैरियर्स आते हैं, कुछ टेक्निकल बैरियर्स आते हैं, जैसे इनके मेजर्स होते हैं, कुछ इनके टेक्निकल बैरियर्स होते हैं, बट नेगोशिएशंस कंटिन्यू हैं। यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में नेगोशिएशन जो है कंटिन्यूसली चल रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली चल रहे हैं। एंड अभी कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट आया इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर सर का, उन्होंने कहा कि 2025 के एंड तक पूरी तरीके से फिजिबल है कि शायद इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। इंडिया यूके में भी रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया कंटिन्यूसली ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, मिलिट्री डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। हम इजराइल के साथ, यूएस के साथ, ठीक है, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया, ये सब जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इनके साथ हम डिफरेंट एस्पेक्ट पर ट्रेड भी कर रहे हैं, इंगेजमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट्स हो, ठीक है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, इन सब पर जो है आपका चीज़ें जो है सेटअप चल रही हैं। फिर अगर हम सोलर पैनल्स की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया को प्रोजेक्ट करता है एज अ ग्लोबल लीडर व्हेन इट कम्स टू रिन्यूएबल्स। 2022-2023 के अराउंड यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है,
प्रोसेस को बड़ा तेज किया है कि भाई सोलर पावर कोऑपरेशन जो है सेटअप की जा सके इंडिया के साथ, सो दैट यूरोप की जो डिपेंडेंसी है सोलर पैनल्स की व्हेन इट कम्स टू चाइना, इसे काउंटर किया जा सके। तो ये आपके तीनों एस्पेक्ट में कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको लिखने हैं, ठीक है। इतना आप लिख देंगे, आपका आंसर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इन द एंड आपको थोड़ा सा कंक्लूड करना वे हेड, वो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही आपको लिखना है, ये आपके लिए एक बार रेफरेंस है। लुकिंग फॉरवर्ड, इंडिया हैज द पोटेंशियल टू इमर्ज एज अ की प्लेयर इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स प्रोवाइडेड टू एड्रेस इंटरनल चैलेंजेस लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। देखिए, दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो आपने बता दिया कि पहले आप ये कंक्लूजन पढ़ लीजिए, इंडिया इज बीइंग पोजीशनड एज अ वाइटल पार्टनर इन शेपिंग अ बैलेंस एंड रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड प्रमोटिंग अ स्टेबल इंडो पैसिफिक रीजन। तो आपने सप्लाई चेन को भी ऐड कर दिया, ठीक है, आपने सप्लाई चेन को भी ऐड कर दिया कंक्लूजन में कि इंडिया को इस तरीके से पोजीशन किया जा रहा है, ठीक है, इंडिया की इस तरीके से इमेज है, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया जा सके, ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे आपका एक स्टेबल इंडो पैसिफिक क्रिएट होगा। एंड इन सब को अवेल करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया को अपने इंटरनल फ्लॉज को भी ध्यान रखना होगा, ठीक है, इंडिया को अपने इंटरनल फ्लॉज को भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि क्या इंडिया ने प्रॉपरली चाइना +1 स्ट्रैटेजी को अवेल किया भी है कि नहीं किया है। समझ में आ गया? तो ये आप कंक्लूड में दोनों चीजें ऐड कर दिए हैं कि इंडिया के पास पोटेंशियल है कि वो क्ली प्लेयर की तरह इमर्ज हो व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल सप्लाई चेन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें अपने एड्रेसेस, अपने इंटरनल चैलेंजेस को एड्रेस करना है। एंड ये चीजें होंगी तो बिल्कुल जो है हम एक बैलेंस्ड एंड रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, जिसका इंपैक्ट ये होगा कि एक स्टेबल इंडो पैसिफिक रीजन है। ये आपका पूरा आंसर कंक्लूड हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसका प्रॉपर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हैं, ठीक है, आप श्रीराम साइयस के टेलीग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हैं, हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने थॉट ज़रूर बताएगा कि आपको इनिशिएटिव ये किस तरीके से हेल्प कर रहा है। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।